हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज करने वाले हैं जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वैसे देखा जाए तो हमारे एग्जाम भी काफ़ी नियर है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो, यहाँ पे ना हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, ये है, दैट इज 281। और हमें बताना है कि ये कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो वैसे मैं आपको इसका पहले आंसर बता दूं। इसका जो आंसर है ना, ये है सोडियम। और अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको ना कुछ एलिमेंट्स के ना इलेक्ट्रॉनिक नंबर, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको कुछ एलिमेंट्स के ना एटम्स का जो नंबर होते हैं ना, एटम्स नंबर पता होने चाहिए। जैसे कि सोडियम का होता है 11, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो, हमारा जो सोडियम है ये तो करेक्ट आंसर है। अब पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, ये होता क्या है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा वो भी ध्यान दें। ठीक है, तो आपने देखा होगा, हम एलिमेंट्स का ना, हम जब हम नाइन्थ टेंथ में थे, तो एलिमेंट्स का ना हम इसका विन्यास निकालते थे। जैसे कि सोडियम का 11 है ना। तो हमने चार कोश पढ़े हुए हैं ना अपने एग्जाम में। चार कोश पढ़े होते हैं। जो चार कोश कौन कौन से होते हो, ये होता है के, एल, एम, एन। ठीक है, तो पहले वाले में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि इसमें हो सकते हैं कितने, 18 हो सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। ये तो चलो नंबर्स हैं, ये यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो है, ठीक है। बट अब जैसे कि हमारे पास सोडियम है ये, ठीक है, मैं आगे चल के इसको बताऊँ आपको, यहाँ पे बताती हूँ। हाँ, जैसे कि हमारे पास ना सोडियम है, सोडियम, सोडियम को Na कहा जाता है, सोडियम है हमारे पास। और अब हमें इसको कोश में रखना है, तो पहले हमारे पास होगा K, फिर होगा L, फिर हमारे पास होगा M, फिर N। तो मैंने बताया था पहले वाले में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, क्योंकि देखो सोडियम का जो नंबर होता है ना वो 11 होता है। ठीक है, तो दो तो डेफिनेटली इसमें आएंगे ही आएंगे के वाले में, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 18 आता है। अब आप ये देखेंगे, ये 8 और 2 प्लस होके कितना बनता है, 10। 11 तक जाने के लिए कितने की कमी है, एक की कमी है ना। तो एम वाले जो कोश में ना ये 1 आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको मैं, और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, क्लोरीन का बता देती हूँ। क्लोरीन में कितने होते हैं ये एटॉमिक नंबर, ये होते हैं 17। अब 17 को हम कैसे बैठाएंगे, तो सबसे पहले मैं लिख दूँ के, एल, एम, एन। तो पहले हम के में हमेशा हम 2 लेंगे, ठीक है, 2 ले लिया। इसके बाद 2 के बाद हम 8 ही लेंगे, इसके हम जगह हम 9 नहीं कर सकते, 10 नहीं कर सकते, 11 नहीं कर सकते, 8 ही लेंगे। ठीक है, अब 2 और 8 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हमारे एम वाले कोश में कितना आएगा, तो इसको हम सेम हमने एज इट इज प्लस किया, 8 और 2 10 हो गए, और 17 तक जाना है, तो यहाँ की यानी कि यहाँ पे 7 होगा। तो जो जो हमारा क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ना, ये होगा 287। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सोडियम, सोडियम को ना Na का सिंबल से, Na के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब Na क्या होता है इसमें, तो Na का मतलब होता है नेट्रियम। फुल फॉर्म भी तो पूछा जा सकता है ना कि सोडियम को Na क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में Na का मतलब होता है नेट्रियम, नेट्रियम को ही सोडियम कहा जाता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, और जो सोडियम होता है ना वो सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट होता है, और हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ये। ठीक है, और बेसिकली ना ये एल्कली मेटल ग्रुप में आता है। एल्कली मतलब क्षार, आपने पढ़ा होगा ना, अम्ल और क्षार, ऐसा ऐसे करके। तो ये एल्कली मेटल ग्रुप में आता है, क्षार वाले ग्रुप में आता है ये। ठीक है, अब चलो देखो, एडिशन में देख लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आपको मैंने बता दिया कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस तरह से किया जाएगा। कन्फिग्रेशन ये रहा आपके सामने, 287। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, और इसका जो मैग्नीशियम का होता है ये, सॉरी, एटॉमिक नंबर ये 12 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगा 282। आपको के, एल, एम, एन वाला कोश ये याद रखना है। ठीक है, क्या कुछ एडिशनल हम यहाँ पे
रिलेट कर सकते हैं क्या? अगर कुछ हाँ, मैं थोड़ा-सा आपको एल्कली मेटल ग्रुप के बारे में बता दूँ। एल्कली मेटल ग्रुप में और क्या हो सकते हैं, 1-2 एग्ज़ाम्पल्स बता देती हूँ। जैसे कि जो सोडियम है वो एल्कली मेटल ग्रुप में आता है, तो साथ में ना सोडियम के साथ में पोटेशियम है, साथ में लिथियम है ना? लिथियम हो जाएगा, सीज़ियम हो जाएगा, ये सारे हमारे ना एल्कली मेटल ग्रुप में आते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the number of atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12 is known as। देखो कार्बन 12 के ठीक ना 12 ग्राम में कुछ एटम्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं ना उसको किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो जो कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में जो एटम्स होते हैं ना उसको जाना जाता है ओवोगाद्रो कांस्टेंट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवोगाद्रो, ठीक है? ओवोगाद्रो स्थिरांक जिससे को बोलते हैं हिंदी में। अब देखो हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं, जो ये ओवोगाद्रो ओवोगाद्रो कांस्टेंट हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें होता है क्या, इसमें ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे मोल में, ठीक है? इस पार्टिकल्स में क्या होता है, जैसे कि कुछ एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, ये हो सकता है। और ये एक ना फिक्स्ड सब्सटेंस के साथ होता है और इसकी एक वैल्यू होती है, पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है इसकी? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 ये होता है। यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ ये नहीं है, ये आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ तो है इसमें। आप ये नहीं है, ऐसे आप याद रखेंगे 10 की पावर ऐसे 23 होती है। एक मिनट, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा ना मेरे पास। तो ये एक ना इस वैल्यू को वैसे भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है कि जो ओवोगाद्रो कांस्टेंट है ना उसकी जो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी होती है। तो आप इस वैल्यू को याद रखें क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है? थोड़ा सा आगे देखते हैं। दिस, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, दिस नंबर इज कॉल्ड ओवोगाद्रो कांस्टेंट या ओवोगाद्रो नंबर, ठीक है? तो इस ओवोगाद्रो नंबर को याद रखना है। और बेसिकली इसका जो नाम पढ़ा है ना, एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एमिलियो ओवोगाद्रो। तो उन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इनके ही नाम पर इसको ये नाम दे दिया गया है, ठीक है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि रिडवर्क फॉर्मूला है। रिडवर्क फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ना जो रिडवर्क फॉर्मूला है ना, ये क्या करता है, ये जैसे कि स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ है ना उसको ये डेस्क्राइब करता है। आपने पढ़ा होगा, ये जो भी साइंस बैकग्राउंड से ना उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ये, ठीक है? और इसको फॉर्मुलेटेड किया गया था जो स्वीडिश फिजिस्ट है ना जोहान्स रिडवर्क, उनके द्वारा। इनके ही नाम पे इसका नाम रख दिया रेडवर्क फॉर्मूला, रिडवर्क फॉर्मूला, ठीक है? अब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें इसमें, तो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट ये एक फिजिकल कांस्टेंट होता है और रिलेट्स करता है एनर्जी को, मतलब एनर्जी को कैरी करता है एक सिंगल फोटोन के थ्रू, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। और फैराडे कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट है ना ये बेसिकली ना मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इसको कैरी किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ठीक है? तो ये सारे एडिशनल में पढ़ सकते हैं, बट ये जो नंबर है इसको याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे जे थॉमसन इज नोन फॉर डेवलपिंग विच मॉडल इन 1898। जे जे थॉमसन ने ना एक मॉडल को डेवलप किया था 1898 में। कौन से मॉडल को इन्होंने डेवलप किया था? देखो इस मॉडल का जो नाम है ना, एक मिनट, हाँ, इस मॉडल का जो नाम है ना ये है प्लम पुडिंग मॉडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्लम पुडिंग मॉडल। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब बेसिकली यहाँ पे जो प्लम पुडिंग मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ना जो एटम्स है ना वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज के एक मतलब जो हमारे जो एटम्स होते हैं ना वो बेसिकली ना एक पॉजिटिव चार्ज वाले स्फेयर होते हैं, गोला होता है, ठीक है? और उसमें इसमें ना कुछ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है? और जैसे कि ना मैं आपको बता दूं, इन्होंने ना तरबूज पर ये चीजें लागू की थी। आप जैसे तरबूज देखेंगे ना, एक मिनट मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, ये कोई तरबूज है, ठीक है? अब इसके ही अंदर में मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताती हूँ।
आप यहाँ पे ना कुछ बीज देखेंगे बीच में, ऐसे करके। मैं किसी अलग कलर से ले रही हूँ ताकि वो आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है? तो इन्होंने ना इस मतलब बीच पे कुछ थोड़ा-सा मतलब इनको इन्होंने जो तरबूज मॉडल है ना, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ? जैसे कि जैसे तरबूज को ना इन्होंने ये कहा था कि ये क्या है, इसके अंदर जो है वो क्या है, वो एटम्स है, और ये पूरा क्या है हमारा ये मतलब ये मॉलिक्यूल्स है और ये एटम्स है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था। तो इसी हिसाब से ना जो इनका प्लम पुडिंग मॉडल है ना, इनको इसी को ना तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेगा कि तरबूज मॉडल किसको बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ना ये। तो तरबूज मॉडल यही होता है हमारा। ठीक है? आप देखो थोड़ा सा और। दिस मॉडल वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। बाद में ना इस मॉडल को, जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था ना एटम का, उससे रिप्लेस कर दिया गया था। और आगे देखते हैं, द गोल्ड फॉइल मॉडल, इसको लाया गया था अर्नस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जो थॉमसन है ना उनके द्वारा 1801 में। और जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है इसको परफॉर्म किया गया था रॉबर्ट ए के द्वारा, और मिलिकन एंड हार्वेस्ट फ्लेचर के द्वारा 1909 में। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो पढ़ने वाली हैं, कुछ चीजें हैं जो कि एग्जैक्टली याद होनी ही चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डल्टन के एटॉमिक जो थ्योरी है ना उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ, देखो इसको पढ़ के हमें बताना है कि क्या है। आपने जॉन डॉल्टन का नाम तो सुना ही होगा ना आपने, क्लास 9th या 10th में है ये जॉन डॉल्टन का परमाणु पर कुछ हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंडिंग अस, कुछ इस तरह से कुछ चैप्टर्स भी हैं। देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सारे ही जो पदार्थ होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं, परमाणुओं के बने होते हैं। दीज एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, और ये जो सारे एटम्स है ना, यही यही क्या होते हैं, जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं ना उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ जी, देखो ये बिल्कुल सही है, हमारा ए तो ठीक हो गया। और हाँ, हमें ना ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका भी पता होना चाहिए। ए ठीक है हमारा, ओके। बी पे आ जाते हैं। अच्छा, क्यों ना हम ऑप्शन एलिमिनेट कर ले, अगर हमारा ए ठीक है तो जिसमें ए आ रहा होगा तो उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। जिसमें ए नहीं आ रहा होगा तो उसके चांसेस तो कम है, क्योंकि हमें पता चल गया ए हमारा ठीक है। तो बी तो गलत हो जाएगा ना हमारा, और ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो ए सही है और ए इसमें नहीं आ रहा है। अब हमारे लिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी हो गया है। या तो हम ए लगाएंगे या सी लगाएंगे। अगर किसी को तुक्का भी मारना होगा तो उसको दो में ही तुक्का मारना पड़ेगा, या तो ए में या तो सी में। ठीक है? बट ये चांसेस है कि 50% या 60% उसके ठीक भी हो जाए, गलत हो जाए। मतलब गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। चार के अकॉर्डिंग अगर हमें दो में से चूज करना हो तो गलती के चांसेस कम होते हैं। पहला ठीक है, एटम्स माइट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो जब भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि जो एटम्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, तो बी हमारा ना गलत है। अच्छा, बी तो सिर्फ इसी में है ना हमारा, तो गलत हो गया। मिल गया हमें आंसर, अब तो हमें पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका। ठीक है? ए सी और लास्ट का ई पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ई दिया हुआ है। ये है ना हमारा ई, तो ई वाला पढ़ लेते हैं। अ कंपाउंड विल ऑलवेज हैव कांस्टेंट रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। एक जो कंपाउंड होता है उस पर हमेशा एक रिलेटिव नंबर और एक काइंड ऑफ एटम्स होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक ही है। तो ए सी ई हमारा ना करेक्ट है, ए सी ई ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारे ये दो गलत हो जाएंगे। ठीक है? आ जाते हैं फिर भी हम अपने इसको थोड़ा सा देखते हैं। ए सी देखो हमारा करेक्ट आंसर है। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डॉल्टन। हाँ, जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी है ना, इसको लाया गया जॉन डॉल्टन के द्वारा। और ये बताता है कि जो ऑल मैटर्स है ना, जो सभी पदार्थ है वो कंपोज्ड एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स के साथ, जिसको फिर एटम्स कहते हैं। सारे पदार्थ किससे बने? परमाणु से बने होते हैं। ठीक है? और केमिकल रिएक्शंस में ना एटम्स कभी कई बार कंबाइंड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, कई बार रीअरेंज भी हो जाते हैं। हमने पढ़ा है ना पदार्थ में, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से, है ना। कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एटम्स के।
एटम्स क्या होते हैं इसमें फिक्स होते हैं, कई बार होल नंबर्स के रेशियो में होते हैं और कई बार नॉट फ्रैक्शनल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, द स्पेस फिलिंग मॉडल एम्फेसिस द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम्स बेस्ड ऑन। देखो, जो ये स्पेस फिलिंग मॉडल है ना, हर परमाणु के देखा जाए तो हर परमाणु के रिलेटिव साइज में ना क्या होता है, ये जोर देता है, किस चीज पे जोर देता है इसके। तो हमारा देखो, कोवलेंट रेडियस नहीं, आइकोनिक रेडियस नहीं, फिक्स्ड रेडियस पर नहीं, हमारा जो आंसर होगा ये होगा वैन डेर वॉल्स रेडियस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैन डेन वॉल्स रेडियस। आ जाते हैं हम इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, वैन डेर वॉल्स रेडियस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ना, ये ये रिप्रेजेंट करता है जो ओवरऑल साइज होता है ना किसी एटम का, जिसमें कि इंक्लूड होता है उसकी वैलेंस शेल, ये सारी चीजें, नॉन बॉन्डेड, ये सारी चीजों को ही ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सारे इसमें होता है, शामिल होता है। इसके अलावा जो ये वॉन डेर वॉल्स रेडियस है ना, ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एक मिनट, जैसे कुछ टू हमारे पास सिमिलर एटम्स होते हैं ना, जो जिसमें कि सेपरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के फॉर्म में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो जो सॉलिड होता है उसमें अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ना दो इक्वल रूप से ना, जो हमारे जो एटम्स होते हैं ना, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। और कुछ, द कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एटम इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ द एटम्स। जो भी कंट्रीब्यूशन होता है हर एटम्स के बीच में, उसको कोवलेंट रेडियस ऑफ द एटम कहा जाता है ना। और आइकॉनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ। देखो, जो ये हमारा आइकॉनिक रेडियस होता है ना, वो डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन आयन के बीच में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन। मतलब ये सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। और क्या इसमें कुछ मैं रिलेट करके बता सकती हूँ? नहीं, इतना इनफ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन दैट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया। अब देखो, यहाँ पे ना हमें बताना है कि हमें उसका साइंटिफिक नेम बताना है जो कि सी पेन का साइंटिफिक नेम बताना है जो कि फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंटुला। हाँ, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, पेंटुला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना, मैं आपको वैसे ही बता दूं, जैसे ये ना निडेरिया ग्रुप के बारे में थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। निडेरिया ग्रुप में बेसिकली ना ये एक एक्वाटिक एनिमल्स का ग्रुप होता है। एक्वाटिक एनिमल्स का ग्रुप होता है ये। एक्वाटिक में जो भी मतलब सी वगैरह में रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताऊं तो, जैसे मूंगा आपने पढ़ा होगा, कोरल जिसको बोलते हैं, कोरल हो जाएगा, जेली फिश हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हो जाएंगे, जो कि हमारे पानी में होते हैं। इसको ही निडेरिया कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि सी पेंस, ये कॉलोनियल मरीन होती है निडेरिया की, जिसमें कि फेदर होते हैं, इनके कुछ पंख वगैरह होते हैं। और ये बेसिकली डीप सी इन्वायरमेंट में पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इसको, ये हमारे डीप सी में ही होती है। अब जैसे गोरगोनिया, इसको सी फैन कहा जाता है, ये भी इनकी फैमिली का ही एक टाइप है, एक सॉफ्ट कोरल होता है इसको, ठीक है। और ये फाइलम निडेरिया में भी पाया जाता है। अब देखो, अडामसिया, ये भी एक जीनस होता है यहाँ पे सी एनिमोस का, ठीक है। अब ओबेलिया, ये यहाँ की कॉलोनियल हाइड्रा का ही एक मतलब एक तरह का वहाँ का टाइप है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इतना इनफ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री, अ लार्ज एवरग्रीन ट्री ऑफ एशिया। हमें उस बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम बताना है। और यहाँ पे ये भी हमें हिंट दिया गया है कि ये एशिया का सबसे अ, बड़ा पेड़ है, एवरग्रीन पेड़ है, और इसकी जो रूट्स होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप सभी ने इस पेड़ को देखा ही होगा, बनियान ट्री मतलब कि बरगद का पेड़, है ना। तो ये जो बरगद का पेड़ होता है ना, इसका साइंटिफिक नेम बताना है। इसका साइंटिफिक नेम है, देखो, हाँ, फाइकस बेघालेंसिस, ऑप्शन नंबर
वन दिख रहा है ना, साइंटिफिक नाम है इसका ये, फाइकस बेंगलेसिस। अब देखो साइंटिफिक नेम वाले में ना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना डिटेल में। हाँ, अब इसका ये हमारा जो है ना, फाइकस बेंगालेंसिस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में इसकी फैमिली, ये कहाँ से फैमिली है, कहाँ का इसका ये किंगडम रहा है, ये सब नहीं हमें देखना है, ये सब नहीं करना है। इसको मैं 1 मिनट में कुछ ऐसा कर दूँ। हाँ, देखो ये सब पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना। चलो नेक्स्ट पे चले, बस नाम याद रखना है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो हमारे पास ना कॉलम मैच करने का आ गया है। अब जैसे कुछ नाम है हमारे पास, क्लोरोफाइसी है, फायोफाइसी है, रोडोफाइसी है, साइनोफाइसी है, ये सारे नाम हैं। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको पहले बता दूं, जो क्लोरोफाइसी है ना, क्लोरोफाइसी को जाना जाता है ग्रीन शैवाल के रूप में। ग्रीन कहाँ है, ये ना ग्रीन एल्गी के रूप में जाना जाता है, एल्गी का मतलब शैवाल। तो अकॉर्डिंग टू मी पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, बी होगा ना। तो पहले का आंसर बी हो जाएगा, क्लोरोफाइसी को नाम जाना जाता है ग्रीन एल्गी के नाम से। अब जाते हैं दूसरे पर, दूसरा है हमारा फायोफाइसी। अब ये फायोफाइसी क्या होता है, देखो फायोफाइसी को ना ब्राउन एल्गी के नाम से जानता है। ब्राउन एल्गी कहाँ पर है, यहाँ पे देखो, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ब्राउन एल्गी, यानी कि बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेते हैं ना, पहले का बी है और दूसरे का ए है। पहले का बी आंसर है, तो जहाँ यहाँ पे डी दे रखा है इसको काट देंगे, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। यहाँ पे ए दे रखा है, हाँ पहले का बी है ना, तो ये भी काट दो ना। अब बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन, पहले का बी, पहले का बी, दूसरे का क्या है हमारा ए, दूसरे का ए हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना करेक्ट। दूसरे का ए हमारे इसमें दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो देखो आप, आपको सारा इसको मैच करने की जरूरत नहीं है, 2 भी पता है आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सारा बता दूं, जो तीसरा है रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी को जाना जाता है ये रेड एल्गी के नाम से, है ना, ये रहा रेड एल्गी। और उसके बाद साइनोफाइसी, साइनोफाइसी को जाना जाता है ये हम कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से, है ना। तो ये सारे तो मैंने आपको मैच करके बता दिए, सारे याद रखने हैं, ठीक है। एग्जामिनर पूछेगा एक ही, बट आपको चारों याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना एग्जामिनर क्या पूछेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, क्या इसको बताने की जरूरत है आपको, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं और फायोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, और और क्या है इसमें, फायोसिरिथ्रिन, ये नहीं, हाँ रोडोफाइसिन को रेड एल्गी कहते हैं, ये सारे मतलब, है ना। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर स्टार्च फाउंड इन मेनली इन पल्प ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, ट्यूब्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट स्पेशली इन कॉर्न, पोटैटोज, व्हीट एंड राइस। देखो हमें ना उस स्टार्च का दूसरा नाम बताना है, जिसको, जो कि बेसिकली ये सीड्स के पल्प पल्प के सीड्स वगैरह में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, ट्यूबर में पाया जाता है, और मेनली देखो ये पाया जाता है पटेटोज में, व्हीट में, राइस में। तो ये कौन सा स्टार्च है, देखो बेसिकली इस स्टार्च का नाम है एमाइलम स्टार्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब आपसे, आप जैसे घर में कभी भी आप देखते हैं, आलू देखते हैं, गेहूं देखते हैं, राइस देखते हैं, कॉर्न देखते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा स्टार्च होता है, तो अमाइलम स्टार्च होता है इसके अंदर, अमाइलम स्टार्च। अब देखो, देखो ये अमाइलम स्टार्च क्या होता है, ये बेसिकली पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब हम कह सकते हैं बहुलक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें कि क्या होता है, इसमें होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं इसमें, जिसमें कि जिससे कि क्या होता है, ये इसमें ना इसकी काफ़ी सारी जो ग्लूकोज यूनिट्स है ना वो जुड़ी होती है इसमें, ठीक है। और ओलेस्ट्रा, इसको ओलियन भी कहते हैं, ये फैट सब्सटीट्यूट होता है, जिसमें कि कुछ कैलोरीज के प्रोडक्ट होते हैं, है ना। अब सेपोनिन, सेपोनिन ये क्या है, तो ये एक नेचुरली पाया जाने वाला कंपाउंड्स है, ठीक है, जिसमें जो कि देखा जाए तो लेग्यूम्स वगैरह में पाया जाता है, लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम्स मतलब कि
फलीदार जो पौधे होते हैं इनमें फलियां होती हैं, लेग्यूम, उसमें पाया जाता है सेपोनिन्स। ठीक है। अब ज़ांथन, तो इसको पॉलीसैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ना, ये जो होता है ना ज़ैंथन हमारा, ये शुगर वगैरह से बना होता है। ठीक है। और बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि पढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है। एनसिलोस्टोमा है, सॉरी। तो एनसिलोस्टोमा के लिए एक कॉमन टर्म क्या हम यूज करते हैं एनसिलोस्टोमा के लिए? देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। देखो, बेसिकली ना एनसिलोस्टोमा को ना हम जानते हैं हुक वॉर्म के नाम से। हुक वॉर्म कहीं दिख रहा है हमें? हाँ, ये रहा ना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमें हुक वॉर्म दिख रहा है ना, तो इसको हुक वॉर्म के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। अब इसका तो एक अदर अनदर नेम याद रखना था, आगे का देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो, जो ये एनसाइक्लोस्टोमा है ना, ये एक्चुअली ना पैरासाइट नोमाटेडा का ही एक मतलब उसी से रिलेटेड है, एक वंश है, हम कह सकते हैं, ये उसी से रिलेटेड है ये। इसको राउंड वॉर्म होता है ये। और प्राइमरली ना ये इन्फेक्ट करता है मैमल्स को। ठीक है। मैमल्स मतलब जो स्तनधारी होते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो सबसे पहले ना ये उसको ही इन्फेक्ट करता है। ठीक है। और दीज वर्म्स आर इंटेस्टिनल पैरासाइट। ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में होते हैं ये। ठीक है। और क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं हमारी हम बेसिकली होते होते कहाँ, ये हमारे आंत वगैरह में होते हैं। ठीक है। और ये कई बार ना हम पे ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, कैसे? जैसे कि सॉइल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, सैंड के थ्रू, लार्वा के थ्रू, कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं कोई चीज़, तभी तो हमें कहा जाता है कि चीज़ों को धोकर खाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में होते हैं और डायरेक्टली हम चीज़ों को बिना धोए खाते हैं, तो हमारी बॉडी में हमारी जो छोटी आंत है ना, उसमें हम डायरेक्टली चली जाती है। ठीक है। टैपवर्म के जीन्स की बात करें तो जैसे टेनिया हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में टेनिया सोलियम हो जाएगा, वॉक टैपवर्म। ठीक है। ये सारे मतलब इनके एग्जाम्पल्स हैं। आपको बस ये याद रखना है कि चीज़ों को अच्छे से रखना है, क्योंकि ये सब ना अ, मिट्टी वगैरह में, इन सब चीज़ों में होते हैं, तो हर चीज़ में आपको सफाई रखनी है ताकि आप बीमार ना पड़े, और आपको इनके फालतू की चीज़ों में फालतू के आप इन सब चीज़ों में ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन टू बी इकहारे वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मेनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस। अब देखो, इकहारे इकहारे जिसमें कि ना एक डांसर होता है और वो काफी सारे रोल करता है एक ही बार में, सिंगल परफॉर्मेंस में उसके रोल काफी सारे होते हैं। बेसिकली ये कौन से डांस में ऐसा बताया गया है, ये कौन से डांस से रिलेटेड है ये? देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा भरतनाट्यम। क्योंकि भरतनाट्यम में क्या होता है, ये काफ़ी सारे इसमें एक ही बार में कई बारे सिंगल परफॉर्मेंस में काफ़ी सारे रोल करने होते हैं। ठीक है। भरतनाट्यम है कहाँ का? तो तमिलनाडु का है, पता होना चाहिए आपको ये। और ये हमारा ना एक क्लासिकल डांस है। ठीक है। तमिलनाडु का है ये। नेक्स्ट पे चले, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तमिलनाडु का है। और इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो इस डांस में ना कुछ ट्रांजिशनल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे लेग का, हिप का, आर्म्स का, मतलब इन सारी चीज़ों को ना, पैरों को, अपने कमर को और हमारे हाथ को, इसमें ना मूवमेंट की जाती है। उसमें कुछ आइस के मूवमेंट होते हैं, कुछ हैंड के मूवमेंट होते हैं, और इसमें इमोशंस को कन्वे किया जाता है। ठीक है। और इसमें बेसिकली तीन चीज़ होती है, भाव होता है, राग होता है, और रस होता है, और ताल भी होता है। चार चीज़ें होती है, सॉरी। ठीक है। और जो भी इस डांस वगैरह वो करते हैं उनको नट्टू नर बोलते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिए। वैसे है कब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी तो देख ले। अच्छा, 2024 का ही क्वेश्चन है ये। देखो, 2024 का ही क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज लिस्टेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया सिंस 2010। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, और शायद मैंने जीके की किसी भी सीरीज में अगर डांस का अगर कोई क्वेश्चन आया होगा ना, तो मैंने डेफिनेटली इसको बताया होगा, क्योंकि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी है ये क्वेश्चन। देखो, 2010 में कौन से डांस को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया था, तो ये है हमारा कालीबेलिया। कालीबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का डांस है ये।
बेसिकली ना इसको जो कालबेलिया कम्युनिटी है ना उनके द्वारा किया जाता है। देखो कालबेलिया डांस भी है और कालबेलिया कम्युनिटी भी है, ठीक है, कालबेलिया ट्राइब। तो वहीं के जो ट्राइब है उनके द्वारा उनके उसको किया जाता है। और कालबेलिया बेसिकली ना इसमें वो सांप वगैरह, कालबेलिया वो लोग हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो मतलब सांप वगैरह को ज्यादा यूज करते हैं, सांप वगैरह का डांस करते हैं, है ना। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन की साइड। कालबेलिया का एक दूसरा नाम है सपेरा डांस, अभी भी बताया ना मैंने इसको, सर्प डांस सपेरा डांस भी बोलते हैं इसको, स्नेक चार्मर डांस भी बोला जाता है। बेसिकली इसको राजस्थान में किया जाता है और इसको कालबेलिया कहा जाता है, कालबेलिया ट्राइब के द्वारा ही इसको किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो मैं एक आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं ना तो प्लीज पूरा कंटिन्यू देखना है इसको, ताकि आपके अगर कहीं से भी एक नंबर भी जीके जीएस में बनने वाले हैं ना तो वो रुके ना, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी मेहनत वो आपके अंदर दिखे आपके नंबरों के थ्रू, ठीक है। अब देखो, द भोटिया डांस फॉर्म इज अ फोक डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। भोटिया डांस कहाँ का है ये? भोटिया डांस आपने ये सुना होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड है क्या ये? हाँ, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। भोटिया डांस यहीं का है। और जो भोटिया डांस है ना इसको परफॉर्म किया जाता है यहाँ की जो भोटिया ट्राइब है ना उनके द्वारा, उत्तराखंड के। अब आपने देखा होगा कुछ कुछ डांस के नाम ना उनके ट्राइब के नाम पर ही रख दिया गया है, जैसे कालबेलिया डांस कालबेलिया ट्राइब करती है, भोटिया डांस भोटिया ट्राइब करती है, तो इजी है ना आपके लिए भी याद करना। अदर फोक डांस देखते हैं हम उत्तराखंड के, तो जैसे हो जाएंगे हमारा झोरा, छोलिया, और लांगवीर नृत्य हो जाएगा, बारदा नाटी हो जाएगा, पांडव नृत्य हो जाएगा, चंचेरी हो जाएगा, छपेली हो जाएगा, ये सारे हमारे यहाँ के उत्तराखंड के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा हमारे हमें देखो 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं हमने। विथ रेफरेंस टू सेला डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। सेला डांस के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो सेला डांस बेसिकली मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है इसको, ठीक है, पहला तो ठीक है। द डांस इज परफॉर्म्ड विथ बम्बू स्टिक्स, इसको बम्बू स्टिक्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, बेसिकली इसमें ना अनाज वगैरह काटने के बाद ना जो मेल है ना वो डांस वगैरह करते हैं, लाठी वगैरह यूज करते हैं, मतलब वही बम्बू यूज करते हैं, क्योंकि खुश होते हैं ना वो बहुत, तो इस खुशी की वजह से वो बम्बू वगैरह को लाठी पकड़ के से डांस करते हैं, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर द कटिंग ऑफ क्रॉप, हाँ ये तो मैंने बताया ना अभी आपको कि फसल की कटाई के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है, तो तीनों ही ठीक है हमारे। ऑप्शन देखो एक में ही दिख रहा है हमारा, तीनों एबीसी तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो सेला डांस के बारे में आज आपने ये तीनों पढ़ा, ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। और एसएससी सीएचएल ऐसे 2024 का क्वेश्चन है ये। अब देखो करेक्ट है, बेसिकली बॉयज के द्वारा इसको किया जाता है, हार्वेस्ट सीजन के बाद किया जाता है, नवंबर दिसंबर में किया जाता है। और अदर फोक डांस देखते थे छत्तीसगढ़ के, सुआ, पंडवानी, कर्मा, पंथी, झीरलिथी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पंडवानी, पंडवानी, तीजनवाई, पंडवानी, और इससे रिलेटेड जो है ना ये डांसर ये मतलब जो इनके बारे में बताती है पंडवानी से रिलेटेड ये हो जाएंगी तीजन बाई, वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये कि पंडवानी का संबंध किससे है, तो तीजन बाई से है। ये क्वेश्चन ये मैं लिख के कह रही हूँ कि ये वाली जो लाइन है ना पंडवानी और तीजन बाई, ये आपकी ऐसा कोई एग्जाम होगा ही नहीं जीके जी का जिसमें ये ना पूछा जाए, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ उड़िया कल्चर। उड़िया कल्चर का पार्ट नहीं है, कौन सा डांस है ऐसा? पाइका, गोटीपुआ, कथकली, दलखाई। देखो करेक्ट आंसर होगा कथकली, क्योंकि कथकली कहाँ का है? ये केरल का है, आपको पता होगा कथकली केरल का डांस है ये, ठीक है। तो उड़ीसा से तो वैसे भी रिलेटेड नहीं है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो हमें गलत बताना था तो कथकली गलत गलत है, बाकी पाइका, गोटीपुआ, दलखाई ये सारे उड़ीसा के ही डांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट चलो छोड़ो, 15 क्वेश्चन तो हो ही गए हमारे। और कथकली केरल का है, और कुछ इसमें मैं बता दूं आपको, इसको बेसिकली मेल के द्वारा किया जाता है,
वाइब्रेंट कस्टम्स पहने जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट टाइप के वहाँ पे कपड़े वगैरह, डांस इनका पूरा कपड़ा वगैरह होता है ना। पाई का डांस, ये डांस होता है गेस्ट को और इनको इनको वगैरह मतलब वेलकम्स करने के लिए। गोटीपुआ ये भी उड़ीसा का है, इसमें भगवान कृष्ण की और जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। और दलखाई ये पॉपुलर फोक डांस है वेस्टर्न उड़ीसा का, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे। देखो हमने ना 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट कर लिए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और साथ में दोस्तों को शेयर कर देना। और आप कुछ करें ना करें, सबसे पहले ज़रूरी आपको जो करना है वो ये कि आपको ये याद करना है। याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं, जैसे भी करके आपको अपने एग्ज़ाम में नंबर पाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।